हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का डायनेमिक्स पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पढ़े थे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से ओमेगा निकाल के डायनेमिक्स में उसको यूज भी किए थे और सवाल से पेट भरा नहीं था, तो आज थोड़ा और होगा तब जाके पेट भरेगा। तो शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन ही देंगे ना। मेरे सवालों का जवाब दो। बुआ बदमाशी नहीं, कठिन कठिन माने थोड़ा सा मेथोडिकल है, कठिन क्या है, सब तो बता ही चुके हैं। ये रॉड है, रॉड का मास m और लेंथ l। रॉड का मास m एंड लेंथ। रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम horizontal position. Find omega of rod, alpha of rod. Omega मतलब angular velocity, a centripetal and a tangential. यूजुअल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग यूजुअल है, जो होता है वही AC मनी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। एंड दूसरा hinge force when rod makes 37 degree with horizontal से 37 डिग्री जब रॉड बनाएगा तब ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है सर, बताइए जरा, आप बताइए। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं सर, है ना। सुनिएगा मेरी बात। डिस्क को रॉड को नीचे आने देते हैं। कितना एंगल नीचे? 37 डिग्री नीचे आ गया है। ओके, है ना। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आ गया। नहीं, ये एंगल कितना है? तो ये l/2 है ना। इधर l/2 cos 37 और इधर l/2 sin 37। यस और नो? तो ये नीचे कितना आया? नीचे कितना आया? l/2 sin 37, that is 3l/10। sin 37 is 3/5। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अब हम लोग यहाँ पे ओमेगा इनिशियल कितना है? 0। ओमेगा फाइनल को हम लोग ओमेगा मान लेते हैं। प्योर रोटेशन है। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना? mg इंटू 3l/10 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल इज 0। यस और नो? काटा खोटी शुरू करें। m से l से l और ठीक है, तो 9g/5l का अंडर रूट इज ओमेगा। कहो हाँ, सही है ना बॉस? पहला पार्ट खत्म। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी हमको ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सहारा लेंगे किस चीज का? वर्क एनर्जी थ्योरम का।
कल से बहुत बार किए हैं काम। अगला चीज पूछा है अल्फा। तो अल्फा का जब वैल्यू पता करना होता है तो हम सहारा किसका लेते हैं? टॉर्क एनालिसिस। यस और नो? बोलो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये परिस्थिति बना लेते हैं। ये नहीं सर, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है ये? 37 कितना एंगल है? 37 डिग्री। यस और नो? और नीचे लग रहा होगा mg, नीचे लग रहा है। और ये दूरी है l/2। ये दूरी कितना है? ठीक है सर। हाँ, टॉर्क एनालिसिस करेंगे, तुम एफबीडी बना लोगे तभी ना। तो एफबीडी जब बनाओगे तो इसमें mg तो बना ही दिए हो, और क्या बनाना शेष रह गया? हिंज फोर्स। तो सर क्या बोलते हैं, हिंज फोर्स कैसे कैसे लेना? मतलब अगर मान लो ये जाता तो ऐसे जाता ना, इस सर्कल पे जाता ना, तो एक तो इधर होगा ए सेंट्रीपिटल, नहीं इधर ए सेंट्रीपिटल हो जाएगा, और इधर जो होगा ये ए टेंजेंशियल हो जाएगा। यस और नो? ओके, यहाँ पर एफबीडी में क्या क्या आएगा? इधर जो हो जाएगा और इधर एन वाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये वाला एंगल जो है दिस इज 37 mg का कंपोनेंट। अगर हम ब्रेक करेंगे सर तो क्या क्या कंपोनेंट ब्रेक करेंगे? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये जो है ये टेंजेंशियल है ना। mg का कंपोनेंट एक बार ये ny और nx जो लिए हैं उसमें हम आपको बताए थे, along the rod perpendicular to the rod, बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के along। तो mg का कंपोनेंट भी तो एक्सीलरेशन के along ही करना होगा। इधर वाला कितना हो जाएगा? mg sin 37, क्योंकि ये वाला एंगल 37 होने वाला है ना, तो ये कितना हो जाएगा? mg cos 37 डिग्री। यस और नो? अब जरा बताइए कि इधर की तरफ इक्वेशन क्या लिखाएगा? ए सेंट्रीपिटल का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो इधर की तरफ इक्वेशन क्या लिखाएगा? राजा आप लिखा, बोलो बोलो, इधर की तरफ एक इक्वेशन बताओ। nx का है इज इक्वल टू mg sin 37। हाँ, क्या जीरो होता है? सीखो भाई सीखो। ना ना, m इंटू ए सेंट्रीपिटल। यस और नो? एंड ए सेंट्रीपिटल इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है? l/2। अबे हरदम जीरो नहीं करना है, इससे पहले वहीं पे रस्सी काटते थे ओमेगा जीरो होता था, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो था। चीज बदल गया, एक ही चीज बार बार थोड़ी करेंगे। लिखने पे जो फुल कंसंट्रेशन रखे हो वो मत रखो, सीखो। सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन नोट्स बनाना। चलो इस डायरेक्शन में अब तुम बताओ क्या होगा। फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस दिशा में नेट फोर्स क्या है? 80 माइनस 80 तो एक्सेलरेशन है, फोर्स तो mg cos 37। इतना प्रेशर में नहीं आना है। mg cos 37 माइनस ny m इंटू ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल का वैल्यू हो जाएगा l/2 इंटू अल्फा, और ए सेंट्रीपिटल का ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2। l/2 इज योर रेडियस, जिस रेडियस पे पार्टिकल मतलब सेंटर ऑफ मास चल रहा है। तो mg sin cos 37 इधर माइनस ny इज इक्वल टू m इंटू ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल इज l/2 अल्फा। यस और नो? ठीक है सर। अब हम लोग
ओमेगा तो पहले कैलकुलेट कर ही चुके हैं, अल्फा भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां से उठा करके ला के रख देते हैं इसमें। तो nx का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 3/5 mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना आया था सर, थोड़ा देख लीजिए, √9g/5 है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 9g/5l इंटू l/2। यस और नो? तो nx का वैल्यू हो गया 3/5 प्लस 9/10 mg। इज दैट ओके? तो अब ठीक है, वो तो 6-15 हो जाएगा, तो 15/10 नहीं, 15/10 मतलब 3/2 mg। सही कि गलत? ठीक है। अल्फा भी आ गया था हमारा, अल्फा। अच्छा, अल्फा निकाले नहीं? ओहो। तो टॉर्क एनालिसिस करेंगे तो फोर्स क्या क्या है, nx ny mg cos 37 mg sin 37, ये ना। टॉर्क एनालिसिस किसके अबाउट करते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो ऑब्वियसली हिंद से गुजर रहा है, तो nx ny और nx का टॉर्क तो इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा, ये mg sin 37 का भी टॉर्क तो 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, कितने तेज हो गए हो तुम लोग मेरे साथ रह के, mg cos 37 इंटू l/2 इज इक्वल टू ml²/3 हो जाएगा बॉस, इस एक्सिस के अबाउट, इंटू अल्फा, काट खुट कर दो भाई, m से m भी कट गया, g इंटू cos 37 कितना होता है, l से l भी कट गया, ml/3 अल्फा, नहीं m तो नहीं है, m तो चला गया नहीं, तो 6g/5l इज योर अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 3 है नहीं, तो इक्वेशन नंबर 3 का उपयोग करना पड़ेगा 2 के साथ, नहीं किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में तुम भी लिखना। ny का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, mg cos 37 कितना, mg/5, 4 mg/5, इसको उधर ले गए, इसको इधर लाए, -m/2 इंटू एल अल्फा, एल अल्फा कितना हो जाएगा 6g/5, तो 3mg/5 हो गया नहीं, 4mg/5 माइनस 3mg/5 दैट इज योर ny, दैट इज योर, ये ny हो गया और ये nx हो गया। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी बाबू? पक्का पक्का? तो निंज फोर्स का नेट वैल्यू हो जाएगा √10x² प्लस ny²। आप ओमेगा वाला बात यहाँ से शायद हमको लगता है लिख चुके हैं, नहीं भी लिखे तो पॉज करके आप लिख सकते हैं, और जब ये लिख लें, आप लोगों ने लिख लिया, तो जब ये लिख लें तो ये लिखिए। आई होप कि अब तुमको पूरा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का भी आ गया, इससे पहले भी एक बार किए थे, लेकिन उसमें क्या था कि एक nx था, दूसरा ny था ही नहीं, जब रॉड वर्टिकल हो गया था तो वहाँ सेंट्रीपिटल था तो टेंजेंशियल नहीं था, याद है? अब दोनों हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है सर, डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। डिस्क वाला क्वेश्चन कराया देगा, लेकिन वो छोड़ने के तुरंत बाद ही पूछा हूँ, हाँ नहीं साहब, मैं हाँ बोल देते हैं, बाद में कॉपी ढूंढते हो तो सर को याद है कि नहीं। ये डिस्क है, मास m, रेडियस r, कैसा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रिलीज फ्रॉम सोन पोजीशन, इसका नाम देते हैं O, इसका नाम देते हैं C, रिलीज फ्रॉम shown position, find omega of disk and
hinge force when OC becomes vertical. When OC becomes vertical, जब OC वर्टिकल हो जाएगा तो उस समय पे डिस्क का ओमेगा बताओ और हिंज फोर्स बताओ। आइए सर शुरू करते हैं। हाँ, क्या किया आपने? फाइनल पोजीशन बनाए हो? तो फाइनल पोजीशन तो ऐसा आ गया होगा ना सर? नहीं? ओके, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया? आर नीचे आ गया ना? यस और नो? बोलो। ओके, तो वर्क एनर्जी, अच्छा यहाँ पे ओमेगा इनिशियल तो और ओमेगा फाइनल को हम लोग मान लेते हैं ओमेगा। तो क्या लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना बाबू? mg r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन में है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना होगा? यहाँ के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर और इनटू ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया ना, आर से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4g/3r का रूट अंडर, दैट इज योर ओमेगा, दैट इज योर ओमेगा। के साथ साथ एक और चीज पूछा था सर, हिंज फोर्स। हिंज फोर्स के लिए एफबीडी बनाना होगा और फोर्स एनालिसिस, टॉर्क एनालिसिस करना होगा। ठीक, एफबीडी में यहाँ से क्या आप करेंगे? NY ले लेते हैं इसको और इधर NX और नीचे mg। यस और नो? एक्सेलरेशन किधर किधर दिखाएंगे? एक देखो, सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है सर, सेंटर ऑफ मास तो ऐसे सर्कल पे मूव कर रहा है ना, ऐसे ना। तो एक एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल और दूसरा एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल। यस और नो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा आर इंटू अल्फा। यस और नो? तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखाएगा? NY माइनस mg, नहीं, NY माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए सेंट्रीपिटल, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कहो ना। तो NY का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg प्लस m, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 4g/3r, तो 4g/3r इंटू आर, आर कट गया तो ये कितना हो गया? 7mg/3, दैट इज योर NY, दैट इज योर, इज दैट ओके? अच्छा, NX का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? NX का वैल्यू हो जाएगा m इंटू ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल इज आर अल्फा, और आर अल्फा में अल्फा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टॉर्क एनालिसिस। तो टॉर्क एनालिसिस करके देखो तो बड़ा ही इजी पीजी हो जाएगा। अगर आप टॉर्क एनालिसिस किसके अबाउट करते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट NY का टॉर्क, NX का टॉर्क, mg का टॉर्क 0, mg इंटू आर कैसे? mg का टॉर्क 0 है, mg तो पास ही कर रहा है ना उधर से, है ना। अगर इधर फोर्स लगाओगे mg का तो घूम जाएगा ये, रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा उसका? 0, तो टॉर्क 0 होगा ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? r थोड़ी है, इधर होता तब ना r होता है, ऐसे जा रहा है तो लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है ना। या r क्रॉस f करके देखो ना, r वेक्टर बनाओगे तो f के पैरेलल हो जाएगा, नहीं। तो टॉर्क अबाउट हिंज जो है वो क्या है? 0, तो अल्फा भी 0 और अल्फा 0 तो NX भी 0।
तो ओमेगा पूछा था सवाल वाला, ओमेगा तो कैलकुलेट कर ही दिए। अल्फा नहीं पूछा था, बट अल्फा 0 हो गया, एनएक्स भी 0 हो गया, एक ही हिंज फोर्स का एक ही कंपोनेंट आ गया 7 mg/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कंफर्टेबल हो रहे हो? ज़्यादा पूछेगा नहीं सर, ठीक है। हाँ नहीं, टफ नहीं करेंगे, थोड़ा दूसरा टाइप का करेंगे। हो गया, जो करना था वो सब कर दिया, उतना नहीं पूछेगा। 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं यही, टॉर्क इक्वल टू L5। आइए सर, इसमें ना मैंने थोड़ा सा पुली वाला क्वेश्चन सब भी आता है, ठीक है। जैसे कि ये एक पुली है, इसका मास है m, रेडियस r, शेप है क्या ऐसा, डिस्क जैसा, इसको पुली बोल दिया। इसको हम लोग क्या बोल दिए? पुली। ओके, अब इस पर एक रस्सी लपेटा हुआ है। रस्सी जो है वो मासलेस है अभी के लिए, ठीक है। ठीक है, डिस्क का मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, और इसका मास स्मॉल m, ठीक है। कैसा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम सोन पोजिशन, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम shown position, there is no slipping, there is no slipping between pulley and rope, पुली और रोप के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। और फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड अल्फा ऑफ पुली, ठीक है सर। ये एक बात है। दूसरा बात है, फाइंड ओमेगा ऑफ पुली, पुली डिस्क के शेप का है, एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर m has fallen by h, m जब h हाइट नीचे गिर गया हो तो अल्फा ऑफ पुली एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ओके सर, देखिए जरा करके बताइए। आइए सर, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पुली वाला क्वेश्चन तो पहली बार कर रहे हो। रस्सी के बारे में बोल दिया था ना, रस्सी इज मासलेस, ठीक। तो ये जो पुली है इसके एफबीडी में क्या आएगा बताइए जरा। यहाँ जो रस्सी है उसकी वजह से देयर विल बी अ टेंशन, और यहाँ जो ब्लॉक है उसके कारण से देयर विल बी अ टेंशन ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम है क्योंकि स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज कहो हाँ। अच्छा, ये नीचे आएगा क्या? ये तो हिंज है, तो ये रोटेट करेगा अल्फा, ये टेंशन टॉर्क लगाएगा, टॉर्क लगाएगा तो अल्फा आएगा, अल्फा से ये रोटेट करेगा, और इसके एफबीडी में एक स्मॉल mg भी होगा, और ये नीचे आएगा ए से, कहो हाँ। ठीक, इस पर हम लोग क्या लगाएंगे? देखो क्या क्या चीज यूजफुल होता है, फोर्स एनालिसिस, और जो घूम रहा है उसके लिए। यहाँ पे एक और चीज होगा, कंस्ट्रेंड मोशन,
कंस्ट्रेंट मोशन मतलब एक वर्ड यूज किया है ना, क्या क्या, नो स्लिपिंग। तो नो स्लिपिंग जो वर्ड यूज किया वहां से एक कंडीशन एराइज करेगा। ठीक है सर, आइए तो इसका फोर्स एनालिसिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे? स्मॉल एम, ये तो डिस्क है, कैपिटल एम और कैपिटल आर। इसके स्मॉल एम पे क्या बी आएगा, क्या इक्वेशन आएगा? एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, यस और नो? और इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा? हाँ, इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा? इसके लिए तो फोर्स का कोई नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव भी नहीं कर रहा है। नहीं, हिंज कहीं और होता तो इसके लिए भी फोर्स का इक्वेशन आता, उसे हम देख चुके हैं, पिछला ही क्वेश्चन में देखे हैं, है ना? तो टॉर्क का इक्वेशन क्या आएगा? टी इंटू आर, नहीं, इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा इंटू, इज दैट ओके? कहो हाँ। तो दो इक्वेशन हुआ, वेरिएबल कितना है? दो कैसे? टी ए अल्फा, नहीं तीन वेरिएबल ना। एक और इक्वेशन चाहिए, नो स्लिपिंग का कंडीशन जो है, किस किस के बीच नो स्लिपिंग है? ब्लॉक, रोप और डिस्क जो पुली है, नहीं। अब एक बात समझना थोड़ा, जब ये अल्फा से रोटेट करेगा तो यहां वाले पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा आर अल्फा, क्योंकि आर दूरी पे है। और इसके बगल में एक रस्सी होगा जो ब्लॉक से बंधा हुआ है, तो ब्लॉक अगर ए से जाएगा तो ये रस्सी भी यही से जाएगा। यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट के बीच में देयर शुड नॉट बी एनी स्लिपिंग, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग? ए इज इक्वल टू आर अल्फा, दोनों बराबर बराबर एक्सेलरेशन से चलना चाहिए। वैसे नो स्लिपिंग का कंडीशन होता है वेलोसिटी, है ना? एक मिनट, जैसे होता क्या है कि अगर ये ओमेगा से जा रहा है तो ये पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा आर ओमेगा, और यहाँ वाला रस्सी का वेलोसिटी हो जाएगा भी, जिससे कि ब्लॉक भी बंधा हुआ है, ब्लॉक भी जाएगा भी से, ब्लॉक उतने ही से जाएगा जितने से रस्सी जा रहा है। तो कंडीशन तो ये होना चाहिए कि यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी, डिस्क का पेरिफेरी और रस्सी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं, माने दोनों वेलोसिटी बराबर, तो भी बराबर आर ओमेगा। लेकिन एक बार हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और आर तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा अल्फा, यस और नो? तो वहीं से हम ये चीज लिख दिए, तीन इक्वेशन हो गया, तीनों को सॉल्व करें। एक काम करते हैं, यहाँ से आर से इस आर को काट देते हैं और यहाँ का आर अल्फा को यहाँ ले आते हैं। नहीं, देखना, पहला इक्वेशन हो जाएगा स्मॉल एम जी माइनस टी बराबर स्मॉल एम ए, है ना? और यहाँ पे टी बराबर एम बाई टू, एक आर कट गया, एम बाई टू, आर अल्फा की जगह पे ए, आर अल्फा की जगह पे ए, यहाँ पे एक आर कट गया तो आर अल्फा बच गया ना, तो आर अल्फा की जगह पे ए, और इस दोनों को हम लोग, हाँ दोनों मास डिफरेंट दिए थे, कैपिटल एम था ये स्मॉल एम था, है ना? तो इन दोनों को जोड़ देते हैं सर, तो टी से टी कट गया, तो ये कितना आ गया? स्मॉल एम जी बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई टू इंटू ए, कहो हाँ, बोलो। तो ए का वैल्यू जो होगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बउआ? एम जी बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई टू ही रहने दो, हम यही फॉर्मेट में रखेंगे। कुछ कुछ बात तुमको सिखाएंगे, पहले ये लिख लो फिर बताएंगे। आपने ये लिख लिया सर? आप एक चीज थोड़ा ध्यान दे रहे हैं सर, जैसे ये एक सवाल जब एनएलएम में हुआ करता था, ये जब एनएलएम में हुआ करता था तो होता था नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास इज ए। अच्छा सॉरी, ये ए आ गया तो अब अल्फा तो आ जाएगा ना बउआ,
इसमें क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या पूछा गया था? अच्छा, ए ही पूछा गया था ना, अल्फा ऑफ पुली। एक मिनट, तो ए तो आ गया, अल्फा ऑफ पुली भी कर लें क्या हम? तो अल्फा क्या हो जाएगा, ए बाई आर? नहीं, रुक जाओ ना, पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने दो। ए बी, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ए बाई आर, तो ये हो जाएगा एम जी बाई आर इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 2। यस और नो? दैट इज योर अल्फा। ओके, और जो सी पार्ट इसमें दिया हुआ था ओमेगा, नहीं, जब एच हाइट नीचे आ चुका है तब ओमेगा और वी। नहीं, मेरा बात सुनिएगा सर, जब ये यहां से रिलीज किया गया है, ये स्मॉल एम है, नहीं, ये कैपिटल एम और आर है, बाद में ये स्मॉल एम है, यहां से कितना नीचे आ जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, नहीं, एच नीचे आ जाएगा। तो आप, और जब ये एच नीचे आएगा तो इट विल हैव सम वेलोसिटी एंड इट विल हैव सम ओमेगा। व्हाट यू कैन डू इज कि v पता करने के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माने 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना था, एम जी बाई स्मॉल एम प्लस 2a, एस की जगह पे एच। यहां से v का वैल्यू आपका आ जाएगा, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2g h अपॉन m को हम नीचे लेके जाएंगे तो 1 प्लस कैपिटल M बाई 2 स्मॉल m। यस और नो? बोलो। दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग v, और v अगर आ गया तो जितना इसका वेलोसिटी होगा वो उतना ही इस पॉइंट का भी वेलोसिटी होगा, ये पेरिफेरी का भी, क्योंकि स्लिपिंग नहीं है तो पेरिफेरी का वेलोसिटी v है अगर, तो वो r इंटू ओमेगा के बराबर होगा। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा b बाई आर। कहो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का। सो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई आर इंटू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस कैपिटल M बाई 2m। इज दैट ओके? मेथड 1 था ये सर ना, सॉरी, मेथड 2 जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, और हम कहेंगे कि तुम यही करो, क्योंकि ये करोगे ना तो उसके लिए तुमको पहले ए और अल्फा निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर यहाँ से, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल, यस और नो? तो वर्क एनर्जी थ्योरम इनिशियल टू फाइनल करेंगे अगर, तो लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ, इसका एक पहले लिख लेते हैं, ये तो ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और ये रोटेट कर रहा है तो इसका हाफ आई, आई कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना, बी बाई आर। ध्यान से समझना कि ये रस्सी नीचे जा रहा है भी से और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ वाला पॉइंट कितने से जाएगा, आर ओमेगा से, और दोनों बराबर होना चाहिए नो स्लिपिंग के लिए। तो आर ओमेगा इक्वल टू वी, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया डिस्क का काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इनिशियल तो 0, इनिशियल तो। अब यहां से भी अगर आप v का वैल्यू निकालना चाहें यहां से भी, ठीक है, कर दें। यहाँ पे हम लोग 2 को इधर ले आते हैं और स्मॉल m को उधर ले जाते हैं, तुम मेरे साथ हो? yes, बोलो 2gh, 2 इधर आ गया, स्मॉल m को उधर लेके चले गए, v स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, तो यहाँ कितना बच गया 1, और यहाँ से आर स्क्वायर खत्म, एक 2 इधर चला गया, तो कैपिटल M बाई स्मॉल m को उधर लेके चले गए इंटू v स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? तो v का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट 2gh 1 प्लस 2m।
वही था बी का वैल्यू, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी बाई आर। इज दैट ओके? सो दिस इज मेथड 2 जिसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई है, मेथड 1 जिसमें कि हम पुराना वाला एक्सेलरेशन का यूज कर लिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से v का वैल्यू आ गया, v बाई आर से ओमेगा आ गया। सो दिस इज द टू वे इन विच यू कैन फाइंड v एंड अल्फा ए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा सा हमको कुछ और भी डिस्कस करना है। आप अल्फा ए वाला चीज लिख लिए थे, ए और अल्फा वाला बात लिख लिए थे ना सर, इसमें लिख लेते ना ए और अल्फा। हाँ जल्दी पहले ये लिख लीजिए, क्योंकि अगला चीज फिर कराने वाले हम। ऐसा ही थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा कि सर जो जो आप समझा रहे हैं समझ में तो आ रहा है, लेकिन पहला बार जब हमको करना हो तो बुखार छूट जाएगा नहीं। सो ट्रिक इज सिंपल, इफ यू आर आस्क्ड ओमेगा ना तो वर्क एनर्जी थ्योरम से जाओ, इफ यू आर आस्क्ड अल्फा टॉर्क एनालिसिस से। अगर एक के बारे में पता करना है या हिंज फोर्स के बारे में पता करना है तो उसके लिए आपको फोर्स एनालिसिस करना है, उसके लिए फिर एक्सेलेरेशन वगैरह पे सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स वहां आ जाता है ना। तो ये सब चीज करते करते आता है। चलिए ये वाला पार्ट लिख लीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने लिख लिया सब कुछ, है ना बच्चों? कहो और थोड़ा सा बदल दे। आइए मैं एक आपसे जो कहना चाह रहा था वो ये है कि सर अगर आप देखिएगा ना, इसमें अभी वाला जो सवाल था, कुछ कुछ चीज ऑब्जर्व करने का चीज होता है, अंधाधुंध इक्वेशन लिखने का नहीं होता है। जैसे ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है और रेडियस आर है ना, तो इसका नो स्लिपिंग का कंडीशन दे दिया है, तो इसका एक्सेलरेशन पता करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन एम ट्रांसलेशनल प्लस आई रोटेशनल बाय आर स्क्वायर। जो ट्रांसलेट कर रहा है उसका मास और जो रोटेट कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय आर स्क्वायर इज काइंड ऑफ इफेक्टिव मास, नहीं क्लियर? तो जैसे कि अभी वाले केस में ए का वैल्यू लिखते हैं ना, तो ड्राइविंग फोर्स कितना था इसका, mg, अपोज तो कोई कर नहीं रहा, और उसके बाद तो ट्रांसलेशनल मास स्मॉल एम और रोटेशनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर, तो दैट इज कैपिटल एम बाई 2, दैट इज कैपिटल एम बाई 2, यही ना ए होगा, देख लो है ना, और डिवाइडेड बाय आर कर देंगे तो अल्फा ऑफ डिस्क आ जाएगा, है ना? बोलो आपको ये लिख लेना चाहिए कॉपी में कहीं ये वाला बात। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब स्लिपिंग विलिपिंग नहीं हो रहा है, एक पुली एक ब्लॉक या दो ब्लॉक हो तब। सीताराम करेंगे, अभी करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन से भी तुम ए पे पहुंच सकते हो। छुड़ाई ये डिस्क है, मास m और रेडियस r, ठीक है। ठीक है, ये डिस्क का मास m, रेडियस r, डिस्क की पुली की जैसा बात बिहेव कर रहे हैं, दिस इज हिंज, ये m2 है और ये m1 है, हम दे देते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक। स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज massless, no slipping between string and pulley,
तो स्ट्रिंग और पुली के बीच में स्लिपिंग कब नहीं होगा? फ्रिक्शन रहेगा तब कि फ्रिक्शन नहीं रहेगा तब? रहेगा ही, बिना रहे हुए तो स्लिप कर जाएगा वो। तो स्लिप नहीं कर रहा माने फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m2 एंड m1, दूसरा अल्फा ऑफ डिस्क, तीसरा फाइंड ओमेगा ऑफ वेलोसिटी of m2 and omega of disk after m2 falls by h। जब m2 h से नीचे गिर जाए तो उसके बाद दोनों ब्लॉक का m2 का वेलोसिटी और डिस्क का ओमेगा। सेम तरीके से है, एक बार ट्राई कीजिए। चलो आओ सर, एक्सेलरेशन अगर एक लाइन में लिखना रहता तो लिख देते तुम लोग क्या? अगर एक मिनट, अगर ये ए एक्सेलरेशन और ये ए एक्सेलरेशन और इधर की तरफ कितना m2g और इधर, तो ए को एक लाइन में कैसे लिखते हैं? m2g माइनस, अच्छा जी, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mr स्क्वायर बाई 2 बाई m बाई आर स्क्वायर, सॉरी, तो कैपिटल M बाई, ये तो पूरा रेक्टिफिकेशन हो गया। लेकिन ऐसे करना नहीं था हमको प्रोसेस से करना था। अच्छा ए आ गया तो इसका अल्फा भी आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ए बाई आर। लेकिन मेरा इच्छा है कि हम इसको प्रोसेस से करें। ये वाला बात समझ में आया ना? ड्राइविंग फोर्स m2g अपोजिंग फोर्स m1g, तो m2g माइनस m1g नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास m2 प्लस m1 प्लस इसका i बाई आर स्क्वायर। ठीक है क्या? ओके, ड्रॉ करेंगे, अभी करेंगे, रुको, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है उसका बात क्लियर हो जाएगा। चलो इसका एबीडी ड्रॉ करो। ये m2 था ना, क्या क्या ऊपर टेंशन नीचे, ठीक है, इसका m1g और सेम ही टेंशन, अच्छा ठीक है, यहाँ पर टेंशन T और यहाँ पर टेंशन, अच्छा ठीक है, और ये अल्फा। बोलो क्या हुआ? सो थोड़ा देर में पता चलेगा क्या होगा, बोलो। हाँ, यही लोग बोल रही है कि जो टेंशन बराबर रखना। टेंशन बराबर रखने से क्या कष्ट होगा सब बताओ? पहले तो ये कष्ट बताओ, फिर बात करेंगे कि क्यों बराबर नहीं होगा। अगर ये दोनों जगह टेंशन बराबर हो गया तो ये दोनों टेंशन का टॉर्क कितना हो जाएगा? यहाँ पे T इंटू आर इनवर्ड और T इंटू आर आउटवर्ड, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? तो इसका अल्फा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए, जबकि घूम रहा है ना, नीचे आ रहा है, घूम रहा, मतलब ये दोनों टेंशन बराबर नहीं होगा। जब भी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हम लोग लेते हैं, सॉरी, ऑल्दो रस्सी इज मासलेस, रस्सी जो है वो, लेकिन फिर भी पूरे रस्सी में हर जगह टेंशन सेम, उसका वजह देखो, ये जो स्ट्रिंग है, ये पुली है, इसके ऊपर स्ट्रिंग होगा लपेटा हुआ, नहीं, इसके ऊपर स्ट्रिंग लपेटा हुआ है ना, और यहाँ पे है T2 और ये क्यों T2 T1, उसका वजह है कि देखो जब ये
कह रहा है कि पुली और स्ट्रिंग के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब पुली रस्सी जब ऐसे घूम रहा है तो पुली भी घूम रहा है, तो पुली और रस्सी के बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी ना साथ साथ घूमेगा। कौन? फ्रिक्शन। तो ये जो पुली है, इस पुली पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सब जगह टेंजेंशियल डायरेक्शन में, नहीं तभी ना इसको घुमाएगा। बोलो, ऐसे ऐसे। और अगर रस्सी का बात करें तो रस्सी पे यही सब फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर 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 इधर। हम एनएलएम में बताए थे ये बात, ये T2 और ये T1 है ना। ये छोटा छोटा चीज क्या है? DF है ना, छोटा छोटा फ्रिक्शन है। अच्छा, इस रस्सी को मान लो सीधा कर देंगे, तो सीधा कर देंगे तो एक तरफ क्या आ जाएगा? T2 और एक तरफ T1 है ना। ये सारा DF का समेशन क्या हो जाएगा? F है ना। और ये मास ऑफ रूप हो जाएगा MR, नहीं तो क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ रूप इंटू एक्सेलरेशन इंटू, ठीक है। मास ऑफ रोप तो जीरो है, मास ऑफ रोप तो RHS जीरो हो गया, लेकिन फ्रिक्शन नॉन जीरो होने के वजह से T2 माइनस T1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अगर यही फ्रिक्शन नॉन जीरो होता तो T2 माइनस T, अगर यही फ्रिक्शन जीरो होता तो T2 माइनस T1 जीरो हो जाता, तो T2 बराबर T1 हो जाता, जो कि जनरली हुआ करता है। अब T2 बराबर T1 नहीं होगा, समझ में नहीं आया। और दूसरी बात कि हम जो पुली का एफबीडी बनाया है ना, पुली में बोल रहे हैं इधर T2 और इधर T1। एक्चुअली पुली पे टेंशन थोड़ी लगता है, टेंशन तो रस्सी पे लगता है। लेकिन होगा क्या कि T2 माइनस T1 का जो टॉर्क होगा, अगर इस पे टॉर्क एनालिसिस करोगे तो क्या लिखोगे? T2R माइनस T1R, नहीं, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। बेसिकली तुमको ये लिखना नहीं चाहिए था, तुमको लिखना चाहिए था कि इस पर तो सारा फ्रिक्शन लग रहा है ना, इस पे तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो सारा DF इंटू आर, DF इंटू आर, DF इंटू आर, सारे DF इंटू आर का समेशन, तो ये हो जाएगा R इंटू समेशन ऑफ DF, दैट इज F इंटू आर। टॉर्क तो पुली पे लगा रहा है फ्रिक्शन, लेकिन फिर भी हम उसको T2 माइनस T1 इंटू आर लिखे, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि T2 माइनस T1 जो है वो फ्रिक्शन के बराबर है, T2 माइनस T1 जो है वो फ्रिक्शन के बराबर है, तो फ्रिक्शन की जगह पे T2 माइनस T1 रख देते हैं। जनरली बच्चा लोग को बोलते हैं तो एक बार में हाँ भी बोल देता है, समझाना भी थोड़ा इजी होता है ना, कि इधर रस्सी T2 लगाएगा, इधर T1 लगाएगा, और जो ज्यादा होगा वो रोटेट करा देगा इसको, है ना। वो जो ज्यादा होगा वो रोटेट नहीं करा पाएगा अगर स्मूथ होता तो, फ्रिक्शन है इसीलिए वो रोटेट करा पा रहा है। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आया? तो बेसिक एफबीडी यहाँ पे दोनों जगह टेंशन क्यों अलग अलग हुआ, ये बात समझ में आ गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज रस्सी का मासलेस होना, सॉरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। रस्सी तो मासलेस नहीं भी होता तब भी T2 T1 अलग ही होता है ना। यहाँ पर देखिएगा, रस्सी मासलेस नहीं भी होता तब भी तो T2 T1 और ज्यादा अलग हो जाता है ना। ओके, तो अब जो है ये बात हो गया। हम टॉर्क एनालिसिस का इक्वेशन लिख लिए सर जी, लिख लिए ना। क्या बोले कि ये T2 ऐसे घुमाएगा, T2 इंटू आर टॉर्क लगाएगा, ये T1 ऐसे घुमाएगा, कितना टॉर्क लगाएगा? T1 इंटू आर, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर बराबर I इंटू अल्फा, जो बेसिकली हम लोग लिखेंगे T2 माइनस T1 आर बराबर MR स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, क्योंकि डिस्क नुमा शेप है इसका। तो T2 माइनस T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? M बाई 2 इंटू आर अल्फा, कहो हाँ। अच्छा, इसके इक्वेशन एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा? ये A से नीचे जाएगा और ये A से ऊपर जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगा? M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, यस और नो? और देखो जितना एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतने से ये जाएगा, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है ना। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखाएगा? माइनस M1G इज इक्वल टू A, M1 इंटू A। और चूंकि ये स्लिपिंग नहीं कर रहा है रस्सी, तो इस डिस्क पे हम लोग क्या लिखेंगे? अगर ये डिस्क अल्फा से जा रहा है तो यहाँ वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा R अल्फा, और रस्सी का एक्सेलरेशन हो जाएगा A, है ना। तो
हम लोग ए और आर अल्फा को बराबर कहेंगे ना। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन आएगा, ए बराबर आर अल्फा। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सबको यहाँ आर अल्फा की जगह पे ए रख देंगे और सबको जोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ढेर सारा चीज हो गया। तो अगर हम ऐसा लिख दें कि T2 माइनस T1 बराबर m/2 इंटू ए, तो कोई दिक्कत? आर अल्फा की जगह पे ए पुट कर दिए, ठीक है? अरे यहाँ देख लो, m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2 इंटू, और वहां पे T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू, सबको जोड़ देंगे तो T2 T2 कट जाएगा, T1 T1 कट जाएगा, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M/2 इंटू ए। देखो तो ए का वैल्यू क्या आया? क्या आया? वही आया, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 प्लस कैपिटल M/2। तो ये इजी हो गया। अच्छा, ए का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बटे आर। लेकिन इसका एक और पार्ट था सवाल का, अगर आप देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप पहले ये एफबीडी बना के सब इक्वेशन लिख लीजिए, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम वाला पार्ट पे आएंगे। अच्छा, नीचे वाले पे जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। ठीक है सर, लिख लिया आपने? इसमें एक एच हाइट वाला भी तो सवाल था। आइए जरा देखते हैं। इसका बी पार्ट था ना कि सी पार्ट? ए पार्ट में क्या था? एक्सेलरेशन निकालिए। बी पार्ट में तो एक्सेलरेशन बाय आर से अल्फा भी आ गया नहीं? ये m1 है और ये m2 है, ये कैपिटल M है और ये रेडियस R है। अब हुआ क्या, ये नीचे आ गया नहीं? कितना हाइट नीचे आ गया? h। कितना हाइट ऊपर चला गया? h। ठीक है क्या? बोलो तो क्या लिखेंगे बाबू हम? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस। अच्छा, एक बात तो तुम समझते हो ना कि अगर ये ओमेगा से जा रहा होगा, ये भी से आ रहा होगा, ये बी से जा रहा होगा, और यहाँ पर वाला स्लिपिंग नहीं होने की वजह से भी बराबर आर ओमेगा होगा। यस और नो? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे? m2g माइनस m1g इज इक्वल टू हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m1 इंटू बी स्क्वायर प्लस हाफ आई जो भी इसका है ऑब्वियसली एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा की जगह पे बी बाई आर का होल स्क्वायर। यस और नो? यहाँ से भी आ जाएगा और ओमेगा जो होगा वो हो जाएगा बी बाई आर, बी बाई आर। यस और नो? ओके। तो कराने को तो और भी क्वेश्चन कराया जा सकता है, लेकिन सेम ही चीज है। आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे आज का सारा चीज। ठीक है सर? तो अब आप क्या करेंगे? अरे यार, और भी क्वेश्चन इसमें कराना है, जैसे पहले इसको लिख लो। कल याद दिला देना ना हमको कि डिस्क वर्टिकली हैंग कर रहा है, कम से कम कितना ओमेगा दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। डिस्क वर्टिकली हैंग कर रहा है, कम से कम कितना ओमेगा दे लोअर मोस्ट पॉइंट पे कि डिस्क रॉड डिस्क की जगह पे रॉड कर लें, डिस्क भी हो सकता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया। वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सब करेंगे। ठीक, उसी में ओमेगा इनिशियल दे करके फाइनल पता करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक, और डायनेमिक्स का एक आधा क्वेश्चन और करके खत्म कर देंगे अगला क्लास में इसको। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।